सो सेमेस्टर 3 में टैक्स का फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग तो सबको टैक्सेशन लॉज, सब्जेक्ट का नाम है टैक्सेशन लॉज, जिसको बहुत लोग टैक्सेशन 1 कहते हैं। एक्चुअली पूरा सब्जेक्ट का नाम है टैक्सेशन लॉज, मतलब ये सब्जेक्ट लॉ रिलेटेड है। लॉ से रिलेटेड बहुत सारा बात इसमें रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टैक्स क्या होता है। तो सबसे पहला हेडिंग कॉपी में दे देते हैं, मीनिंग ऑफ टैक्स। मीनिंग ऑफ टैक्स, ठीक है। तो लिखो, टैक्स इज द कंपल्सरी, टैक्स इज द कंपल्सरी चार्ज। तो यहां पे एक वर्ड आ रहा है कंपल्सरी, मतलब टैक्सेस पे करना। हम लोग जो पब्लिक है, हम लोग जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, हम लोग को टैक्सेस पे करना कंपल्सरी है। हम लोग टैक्सेस किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को। तो टैक्स इज द कंपल्सरी चार्ज विच इज लेविड, विच इज लेविड। लेविड मतलब टैक्स लागू कौन करता है पब्लिक के ऊपर? सरकार, गवर्नमेंट। विच इज लेविड एंड कलेक्टेड। तो सरकार टैक्स को लेवी भी करता है, मतलब लागू भी करता है, और उसका कलेक्शन भी करता है। दोनों काम करता है सरकार। सरकार टैक्स लगाता है, लागू करता है, लेवी करता है, और उसका कलेक्शन भी करता है। विच इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट। जब भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का मतलब दोनों ही गवर्नमेंट होता है, स्टेट एंड सेंट्रल, या सेंट्रल और स्टेट। ब्रैकेट में लिख देंगे सेंट्रल और स्टेट। तो टैक्स एक कंपलसरी चार्ज है, एक कंपलसरी पेमेंट है, जो लेवी कौन करता है? लागू कौन करता है? लेविड का मतलब होता है लागू करना, ठीक है। कोई भी कानून को लागू करना पड़ता है, उसको इन्फोर्स करवाना पड़ता है। तो टैक्स को लागू कौन करता है? गवर्नमेंट खुद। और टैक्स का पैसा कलेक्ट भी कौन करता है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में 3 तरह का गवर्नमेंट होता है जनरली। एक, म्युनिसिपैलिटीज को भी गवर्नमेंट माना जाता है, क्योंकि बहुत सारा जो रिमोट एरिया है, विलेज, गांव देहात वाला एरिया है, वहां पे पंचायत जो है वो गवर्नमेंट होता है, ठीक है। वो भी गवर्नमेंट का पार्ट होता है। बट हम लोग अपने अपना डिस्कशन को सेंट्रल और स्टेट तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं। टैक्स इज द कंपल्सरी चार्ज विच इज लेविड एंड कलेक्टेड। लागू भी कौन करता है? गवर्नमेंट। और पैसा कलेक्शन भी कौन करता है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का मतलब दोनों ही गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट। किससे पैसा कलेक्शन करते हैं? बाय द जनरल पब्लिक। तो टैक्स इज द कंपल्सरी चार्ज विच इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, या फ्रॉम होगा, फ्रॉम द जनरल पब्लिक, फ्रॉम द जनरल पब्लिक, फ्रॉम द जनरल पब्लिक, for the welfare, for the welfare of the society। तो अगर यहां तक इस लाइन को पढ़ते हैं तो लिखा है टैक्स इज कंपल्सरी चार्ज, मतलब टैक्सेस पे करना कंपल्सरी है, ऑप्शनल नहीं है किसी के लिए। कंपल्सरी चार्ज विच इज लेविड, लागू कौन करता है? गवर्नमेंट। और कलेक्शन भी कौन करता है? इसका गवर्नमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। किससे करता है? जनरल पब्लिक से, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। आगे एक वर्ड लिखेंगे जिससे ये पूरा बात लीगल हो जाएगा, अंडर एन एक्ट, अंडर एन एक्ट। तो सरकार कोई भी टैक्स लेता है ना, कोई एक्ट के अकॉर्डिंग लेता है। विदाउट एनी एक्ट, विदाउट एनी लॉ सरकार कोई टैक्सेस कलेक्ट नहीं करता। और एक्ट कैसे बनता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो भारत का संविधान है, वो हम लोग को अलाउ करता है, या सरकार को अलाउ करता है जनरल पब्लिक से सर्टेन मैटर्स पे टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए। तो यहां से कुछ कुछ बात क्लियर हो गया कि टैक्सेस पे करना कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। इसको लेविड करना मतलब इसको लागू कौन करता है, और पैसा कलेक्शन भी कौन करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। किससे? जनरल पब्लिक से। जनरल पब्लिक हम ही लोग हैं जो कंट्री में रहते हैं, ठीक है। फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब बहुत लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सरकार हम लोग से पैसा क्यों कलेक्ट कर रहा है? अगर देश चलाना है तो देश चलाने के लिए सरकार हम लोग से पैसा क्यों कलेक्ट कर रहा है?
तुम सोचो, आज तुम जिस घर में रहते हो, तुम उस घर के फैमिली मेंबर हो। सुबह उठते ही तुमको क्या चाहिए होता है? पहले टूथपेस्ट तुम ढूंढते हो, फिर टूथब्रश। तो सुबह उठते ही तुम देखो सारा डिमांड हम लोग का शुरू हो जाता है। घर में कितना सारा डिमांड होता है, पहले टूथपेस्ट चाहिए, फिर टूथब्रश चाहिए, फिर फ्रेश होके बैठे तो फिर ब्रेड का तुम वेट करोगे, ब्रेड, फिर चाय, जो भी नाश्ता वास्ता रहेगा, फिर तुमको थोड़ा देर बाद फिर भूख लग जाएगा, फिर तुमको लंच चाहिए। तो एक फैमिली में देखो मेंबर्स का कितना सारा डिमांड है। तुमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, नहीं तो तुमको पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुमको फैन का हवा चाहिए, ठीक है, टीवी चाहिए, ये सब तुम्हारा नीड्स है। और ये नीड्स को फुलफिल कौन करता है? द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, दैट इज, वो मे बी फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, ग्रैंड फादर हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन फैमिली जो भी तुम्हारा है, जिसके अकॉर्डिंगली, सबका सेम नहीं होता है। सो अकॉर्डिंगली तुम देखो एक फैमिली का बहुत सारा नीड होता है, और उस नीड को कौन फुलफिल करता है? फैमिली मेंबर्स मिल के फुलफिल करते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर फादर इज द सोल अर्नर तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इफ दे हैव अ लिटिल बिट ऑफ अर्निंग, थोड़ा बहुत भी अर्निंग अगर है तो उनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे फैमिली का बैलेंस बना रहे, ठीक है। एक ही इंसान के ऊपर सारा भार ना आ जाए। वैसे ही हमारे कंट्री में भी ना, हम लोग जब रहते हैं तो ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अपने देश में खुद रहते हैं, तो इस देश को चलाने का जिम्मेदारी भी हम लोग सिटीजन का ही है। तो हम सिटीजन को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब जाके देश चल पाएगा। देश का बहुत सारा डिमांड है। सरकार क्या खाली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन फॉलो करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मतलब मैनेजमेंट करता है। हम सरकार को टैक्सेस का पैसा देते हैं, सरकार हमको अच्छा रोड्स प्रोवाइड करता है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्कूल्स प्रोवाइड करता है बच्चों को पढ़ने के लिए, कॉलेजेस प्रोवाइड करता है, क्लियर, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करता है, जहां पे गरीब लोग जाके अपना इलाज करवा सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, ऑपरेशन करवा सकते हैं, उनको पैसा ऐसा नहीं देना पड़ेगा। तो कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए टैक्स स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, रोल ऑफ टैक्सेस इन एनी कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है। तो सरकार, हर सरकार क्या करता है? टैक्सेस कलेक्ट करता है अपना जनरल पब्लिक से, सो दैट वो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव को सही से मैनेजमेंट कर सके। तो ये था टैक्स का मीनिंग। अब हम लोग लिखेंगे कॉपी के बीच में टैक्सेशन। ये सब बेसिक कंसेप्ट है जो किताब में दिया भी है, ठीक से नहीं भी दिया, तो हम लोग पहले वो सब देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का पूरा थियोरेटिकल है, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन, वो पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, जिसमें से क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में कंफर्म। तो उस सब के बारे में हम लोग फटाफट पढ़ लेंगे, फिर बुक से भी कुछ मार्किंग करेंगे। टैक्सेशन जो है वो 3 तरह का होता है। पहला लिखो टैक्स, दूसरा लिखो ड्यूटी, और तीसरा में लिखो सेस। टैक्स, ड्यूटी एंड सेस, टैक्सेशन का 3 पार्ट हो गया। एक हो गया टैक्स, एक हो गया ड्यूटी, एक हो गया सेस। नाउ टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में वर्ड पढ़ा होगा रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है बताओ? यहां तक दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ओके। और यहाँ पे तो एक बात बताओ, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इनकम। तुमने पढ़ा इकोनॉमिक्स में, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, ठीक है। तो तुम देखो, जहां पे सरकार रेवेन्यू होने पे टैक्स कलेक्ट करेगा, अगर सरकार को कोई रेवेन्यू दिख रहा है, इनकम दिख रहा है, उस रेवेन्यू पे अगर सरकार टैक्स कलेक्ट करेगा तो उसको हम लोग टैक्स कहते हैं। टैक्सेशन का पैसा या कोई पैसा चार्ज कर रहा है सरकार, कंपलसरी चार्ज कर रहा है जनरल पब्लिक से रेवेन्यू के ऊपर। जैसे देखो हम लोग एग्जांपल लेते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक टैक्स है जो किस पे डिपेंडेंट है? इनकम पे डिपेंडेंट है ना। इनकम टैक्स इज अ टैक्स व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। तो इनकम टैक्स, देखो तुमने एक वर्ड सुना होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये वर्ड जरूर सुना होगा, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। जैसे देखो आज जनरली स्टूडेंट्स का जनरली कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरली नहीं होता है, ठीक है। इनकम लेवल इज 0। तो जब इनकम ही 0 है तो तुमको जनरली टैक्स पे करने का कोई लायबिलिटी भी, ऑब्लिगेशन भी नहीं है। जब तुम्हारा इनकम आने लगेगा तब उस इनकम के ऊपर तुमको टैक्सेस पे करना पड़ेगा। भगवान करे तुमको ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस पे करना पड़े, तुमको इतना टैक्सेस पे करना पड़े कि तुमको दुख होने लगे। ये एक तरह से ये ब्लेसिंग है, ठीक है। टैक्सेस इतना पे करें हम लोग कि हम लोग को दुख होने लगे, क्योंकि इंडिया में क्या चलता है? प्रोग्रेसिव स्कीम ऑफ टैक्सेशन। ये मत बोलते ना कि फॉक चलता है, ठीक है। टीवी में ऐड आते रहता है कि इंडिया में क्या चलता है? फॉक चल रहा है। इंडिया में चलता है प्रोग्रेसिव स्कीम ऑफ टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे हम लोग का इनकम लेवल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसके ऊपर टैक्स बर्डन भी बढ़ते जाएगा। अभी देखो न्यूज में कितना ज्यादा फेमस है सलमान खान।
तो सलमान खान देखो कितना ज्यादा उसका इनकम है, अभी हाल फिलहाल में उसने शायद 2 करोड़ का एक कार भी खरीदा है, बुलेट प्रूफ कार, ठीक है, बचने के लिए। क्लियर? दिस इज सेफ गार्ड करने के लिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो तुम समझो कि उसका लेवल ऑफ इनकम कितना होगा, वो सरकार को कितना टैक्सेस पे करता होगा, तो भाई उसका इनकम है तब तो इनकम टैक्स पे कर रहा है। पर सोचो तुम्हारे घर के आसपास तुम्हारा जो फ्रेंड है, राजू, मोनू, चिंटू, पिंटू जो भी है, उन लोग का जनरली अभी कोई इनकम नहीं है, इसलिए वो लोग इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा है। तो इनकम होने पे इनकम टैक्स पे करेंगे। वैसे देखो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, जीएसटी, फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत लोग बोल देता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो रॉन्ग है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज जीएसटी। तो गुड्स को जब बेचेंगे तभी तो जीएसटी का लाइबिलिटी अराइज होगा। अगर गुड्स मेरा गोडाउन में पड़ा हुआ है, बिक ही नहीं रहा है सामान, तो जीएसटी का लाइबिलिटी भी अराइज नहीं होगा। क्लियर? जीएसटी का लाइबिलिटी नहीं आएगा। तो सरकार कहीं कहीं रेवेन्यू पे टैक्स लेता है, ठीक है, रेवेन्यू पे एक चार्ज लेता है सरकार, रेवेन्यू पे हम लोग से एक पैसा चार्ज करता है, उसको हम लोग टैक्स कहते हैं। जहां इनकम होने पे सरकार कोई पैसा हमसे चार्ज करेगा उसको क्या कहेंगे, टैक्स। तो लिखेंगे इट इज अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन which is dependent on revenue। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, जो किस पे डिपेंडेंट है, रेवेन्यू पे डिपेंडेंट है। तो हाईलाइट कर लेंगे वर्ड डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू। तो टैक्स इट इज अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन विच इज डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू। एग्जांपल लिख लो, इनकम टैक्स या फिर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट वर्ड आता है ड्यूटी। देखो ड्यूटी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। टैक्स के बारे में सबको पता है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। ड्यूटी वर्ड जनरली बहुत लोग कम जानते हैं। ड्यूटी इज एक तरह का टैक्सेशन है। नाउ ड्यूटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेवेन्यू, मतलब नॉट डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू। ड्यूटी जो है वो रेवेन्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये हम लोग का इंडिया है, ठीक है, दिस इज इंडिया, काइंड ऑफ ऐसा ही होता है। पेनिनसुलर पार्ट, 3 पार्ट्स वाटर है, क्लियर, कोस्टल बाउंड्रीज। तो इंडिया का तीनों तरफ में देखो पानी है, इधर पे छोटा सा श्रीलंका है, ठीक है। तो हम लोग कोस्टल बाउंड्रीज देखते हैं ना, इक्वल नहीं है। कोस्टल बाउंड्री स्ट्रेट लाइन थोड़ी है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। इमेजिनरी बेस लाइन एक पानी में एक बाउंड्री है जो हमको तुमको नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे देखो एयर बाउंड्रीज होता है, जहां पे प्लेन ऑपरेट करता है, उसको पता है कि कौन सा पार्ट इंडिया तक है और कौन सा पार्ट वो बेकार पाकिस्तान हो जाएगा, है ना, उसको पता है ये बात। वैसे करके पानी में भी एक इमेजिनरी बेस लाइन होता है। इस इमेजिनरी बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल इज अप्रोक्सीमेटली 1.9 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास, 1.9 समथिंग किलोमीटर। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक पानी में जितना भी पार्ट दिख रहा है तीनों तरफ, वो पूरा इंडिया है, पूरा इंडिया है। तुम देखो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री दिख रहा है वो इंडिया है। पानी में 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरा इंडिया है। पानी के ऊपर हवा में पूरा इंडिया है, चारों तरफ इंडिया है। क्योंकि देखो इनकम तो हम कहीं से भी अर्न कर सकते हैं। हम यहाँ पे फिशरीज का काम करके इनकम अर्न कर सकते हैं ना। यहाँ पे हम ऑयल एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अदर मिनरल्स हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्लियर। मान लो जहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, तो वहां पे हम लोग अपना कोई रिजॉर्ट बना दिए, होटल बना दिए, वहां से हम लोग को इनकम आने लग गया। तो इसलिए 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरा इंडिया है, क्लियर। 12 नॉटिकल माइल्स के बाद फर्दर 188 नॉटिकल माइल्स, कुछ कुछ डेजिग्नेटेड पार्ट्स इंडिया है, पूरा इंडिया नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ डेजिग्नेटेड पार्ट्स इंडिया है। मतलब तुम सोचो इमेजिनरी बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया एग्जिस्ट करता है। 200 नॉटिकल माइल्स बहुत होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर।
एंड इसके बाद आता है हाई सी या फिर कॉमन वाटर, जो किसी देश का नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारे घर के पास में कोई गली है, ठीक है, और उसके पास तुम्हारे पड़ोसी का घर है, तो तुम अपने घर के दीवार पे अपना मोटर बाइक लगाते हो, टू व्हीलर पार्किंग करते हो, वो अपने घर के दीवार के पास पार्क करता है। कोई बीच में पार्क कर सकता है क्या? नहीं, वो कॉमन एरिया है, बीच में पार्क नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये इंटरनेशनल लॉ है। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे हम लोग कुछ एक्सट्रैक्शन करते हैं, मिनरल्स तो कहीं भी मिल सकता है ना, ऐसा थोड़ी कि मिनरल बोलेगा हम यही मिलेंगे, हम इंडिया को मिलेंगे, हम किसी और को नहीं मिलेंगे, ऐसा थोड़ी है। मिनरल किसी को मिल सकता है, ऑयल एक्सट्रैक्शन। तो यहां से अगर कुछ एक्सट्रैक्शन होगा तो बोली लगेगा, कहाँ पे? बिडिंग होगा यूएन में, यूनाइटेड नेशन, क्योंकि किसी कंट्री का नहीं है। क्लियर? तो इस केस में देखो अब लॉ क्या बना कि बहुत लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करते हैं। इंपोर्ट मतलब इंटरनेशनल परचेज एंड एक्सपोर्ट मतलब इंटरनेशनल सेल। तो इसको हम लोग कहते हैं ITW, दैट इज इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। अगर कोई शिप इस बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है, इसका मतलब वो इंडिया में आ चुका है। मान लो ये शिप है, वो यहां पे आ चुका है, लेकिन सडनली यहां पे आके मेरा शिप डूब गया। मेरा शिप मतलब मेरा शिप क्या, वो शिप हम भाड़ा पे मतलब अपना सामान उस पे ला रहे थे। मेरा सामान मान लो 1 करोड़ रुपया का सामान आ रहा था शिप पे। शिप पे बहुत कुछ आ सकता है, शिप एक छोटा सा दुनिया अपने आप में। शिप में एक साथ 500 गाड़ी आ सकता है, ठीक है, तो सोचो मेरा 1 करोड़ का सामान कितना ही होगा। तो शिप डूब गया, शिप का ओनर का नुकसान, मेरा सामान का नुकसान। लेकिन सरकार बोल रहा है कि देखो इंपोर्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि तुम्हारा जो ITW है तुम उसमें एंटर कर चुके हो, सामान एंटर कर चुका था और इंडिया में तुम्हारा सामान डूबा है। इसका मतलब इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। इंपोर्ट मतलब क्या? इंडिया में गुड्स आना, तो इंडिया में आ चुका था, उसके बाद डूब गया। तो हम सरकार को बोल रहे हैं दुख के साथ, मेरा तो सामान डूब गया। सरकार बोल रहा है वो सब छोड़ो, तुम इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दो। हम बोले क्यों? मैंने तो गुड्स बेचा ही नहीं। पूरा इंपोर्ट ड्यूटी नाम रखे है ना। ड्यूटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेवेन्यू, नॉट डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू। तुम्हारा माल बिके चाहे ना बिके, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो सरकार ने देखो कितना स्ट्रिक्ट लॉ बनाया है, समझ में आ रहा है? तो ड्यूटी वर्ड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू, वो रेवेन्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर हमारा इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, चाहे गुड्स सड़ जाए या डैमेज हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाया गया। वैसे करके एक और ड्यूटी होता है एक्साइज ड्यूटी, जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। मैन्युफैक्चरर्स को एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कितना प्रोडक्ट उन्होंने मैन्युफैक्चर किया इस महीना या 6 महीने में, कितना मैन्युफैक्चरिंग किया, इसका रिटर्न भरना पड़ता है। रिटर्न मतलब डिटेल भरना, सबमिट करना सरकार को, सरकार को बताना कि कितना हमने यूनिट बनाया, मैन्युफैक्चरिंग किया। उसके ऊपर उनको एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता है। तो देखो अल्कोहल एग्जांपल है, अल्कोहल फॉरेन लिकर, अल्कोहल पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नाम से समझ में आ रहा है, ये एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। क्लियर? तो ड्यूटी में लिखेंगे इट इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज अ फॉर्म ऑफ taxation, it is a form of taxation which is not dependent on revenue. It is a form of taxation which is not dependent on revenue. कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स लिखो, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। अगर तुम अपना इलेक्ट्रिक बिल कभी चेक करो, कभी तुमने चेक किया कि नहीं हमको पता नहीं है, अगर कभी तुम टाइम निकाल के 10 मिनट अपना इलेक्ट्रिक बिल को रीड करो, तुमको वहां दिखेगा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे करते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है उस पर टैक्स नहीं लगता, उस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगता है, विच इज
नॉट डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू। ठीक है, फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट सेस का, CESS, सेस। सेस भी एक तरह का टैक्स है। देखो सेस का कॉन्सेप्ट क्या है, जिस नाम से सरकार टैक्स कलेक्ट करेगा उसी काम के लिए यूज किया जाएगा। जिस नाम से सरकार टैक्स का कलेक्शन करेगा उसी पर्पस के लिए, उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो पैसा यूज होगा। जैसे मान लो करंटली हमारे इंडिया में सरकार हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कलेक्ट करता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। नाउ हेल्थ क्यों? क्योंकि देखो इंडिया में बहुत सारे लोग बीपीएल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लेवल, ये भी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे। तो वो लोग इतना सक्षम नहीं है, इतना केपेबल नहीं है कि वो अपना इलाज करवा सके, ठीक है, अपना हेल्थ को अच्छा रख सके। और कोई भी डेवलप्ड कंट्री का फीचर क्या होता है, उसका सबसे पहला फीचर होता है कि उसका जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कोई भी डेवलप्ड कंट्री का। और जितना भी सेमी डेवलप्ड कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, उसमें जनरली फीचर क्या होता है कि उसमें पॉवर्टी लेवल होता है, थोड़ा बिलो पॉवर्टी लेवल पे कुछ लोग रहते हैं, उनका इनकम लेवल उतना अच्छा नहीं होता है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, इसलिए वो अपना हेल्थ को उतना सही से नहीं रख पाते। और हेल्थ तो सबसे बड़ा एसेट है किसी भी कंट्री के लिए। देखो कंट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तुमने सुना होगा जीडीपी के बारे में, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम लोग अपना कंट्री में डेवलपमेंट ला पाएंगे तभी जब हम लोग अपने आप को खुद को इंडिविजुअली डेवलप करेंगे। और इंडिविजुअली खुद को डेवलप करने के लिए हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, क्लियर, तभी हम लोग क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और हमेशा रेगुलर बेसिस पे काम कर पाएंगे। कोई भी कंट्री में अगर मान लो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो वहां पे लोग ज्यादा हमेशा हेल्दी नहीं रहेंगे, हमेशा बीमार रहेंगे, फैटीग फील करेंगे, मतलब हमेशा उनको लगेगा कि उनका तबीयत खराब है, ठीक है, वीकनेस रहेगा और उनको काम करने का मन नहीं करेगा। अकॉर्डिंगली क्या होगा, कंट्री में डेवलपमेंट भी स्लो हो जाएगा, डेवलपमेंट का जो रेट है वो भी स्लो हो जाएगा। तो हेल्थ अच्छा होना चाहिए, सरकार को ये बात पता है। और एजुकेशन पे भी सरकार बहुत फोकस करता है, हर बच्चे को पढ़ने का हक है, ठीक है, वो एक सरकार का स्लोगन आया था, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो उस चीज को फॉलो करते हुए सरकार ने क्या किया, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन सेस और देश का हेल्थ अच्छा रखने के लिए हेल्थ सेस। तो कुल मिला के हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सरकार आज के डेट पे भी 4% हम लोग से कलेक्ट करता है। 4% किसका? टैक्स का। वो कब है वो आगे सीखेंगे जाके। तो 4% टैक्स के ऊपर और टैक्स देना पड़ता है। जो भी हमारा टैक्स लाइबिलिटी आएगा उस पर प्लस 4% हम जोड़ के देंगे, हेल्थ अच्छा रखने के लिए कंट्री का और एजुकेशन सिस्टम को अच्छा रखने के लिए। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, देखो नाम क्या है, सेस। तो ये जो पैसा कलेक्ट होगा ना, ये दो ही चीज के लिए यूज होगा, एक हेल्थ एंड दूसरा एजुकेशन, ठीक है। तो सेस का कॉन्सेप्ट क्या है, जिस पर्टिकुलर काम के लिए वो कलेक्ट किया जा रहा है या जिस नाम से वो कलेक्ट किया जा रहा है उसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज होगा। जिस पर्टिकुलर काम के लिए कलेक्ट किया गया जा रहा है वही उसका नाम होगा, क्लियर। तो सेस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग कहीं और जगह पे यूज नहीं कर सकते। बट क्या टैक्स का पैसा सरकार कहीं पे भी यूज कर सकता है? हाँ, इससे रोड बना सकता है, इससे मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, इससे ब्रिज बना सकता है, डैम्स बना सकता है, क्लियर, स्कूल्स बना सकता है, कॉलेजेस बना सकता है। तो सेस के बारे में भी लिख लेते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, it is a form of taxation form of taxation which is utilized, यूटिलाइज करने का मतलब क्या होता है, यूज करना, which is utilized for the purpose by the name it is collected। हमारे इंडिया में टैक्स का सॉरी सेस का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम कब आया था? एट द टाइम ऑफ कारगिल वॉर। 1999 में कारगिल वॉर हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें कौन जीता था? ऑब्वियसली इंडिया को जीतना था। हम लोग खाली प्रैक्टिस कर रहे थे उन लोग के साथ। वो लोग बोला हम लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है आ जाओ। तो वो लोग आया, उन लोग को मार मार के उड़ा दिए हम लोग। ऑब्वियसली जब भी कोई भी वॉर होता है दोनों कंट्री को
डैमेज होता है, फाइनेंशियल डैमेज बोलो या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सब खराब हो जाता है। वॉर एक अनप्रोडक्टिव सिचुएशन है जहां पे किसी का भलाई नहीं होता, ठीक है। दोनों कंट्री को डैमेजेस सहना पड़ता है, खाली वॉर इक्विपमेंट्स खरीदते हैं हम लोग, ठीक है, गन्स खरीदते हैं, बुलेट्स खरीदते हैं, मेडिसिन खरीदते हैं, दवाई लगता है, उसके बाद तो तुम्हारा खाना पीना एकदम एंडलेस लगा रहेगा, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एट द टाइम ऑफ वॉर। तो वॉर सिचुएशन कोई पॉजिटिव सिचुएशन नहीं होता है। तो वॉर में हमारा जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर गया, ड्रास्टिकली गिर गया। तो लोगों ने क्वेश्चन पूछा या फिर कैबिनेट में क्वेश्चन पूछा गया कि कैसे इकोनॉमी को बूस्टअप करेंगे। तो सरकार ने बोला कि ठीक है, पब्लिक से पैसा ले लेते हैं, एक और टैक्स लगा देते हैं उनके नाम के ऊपर। तो एट दैट टाइम क्या आया था, कारगिल सेस आया था, ठीक है। तो कारगिल सेस एक टैक्स का पैसा था या एक टैक्स का कलेक्शन था जो सरकार ने क्यों लाया था, बिकॉज कारगिल वॉर के कारण इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो इकोनॉमी को वापस से बूस्टअप करने के लिए क्या चाहिए, बॉडी में हमारे जैसे ब्लड चाहिए हम लोग को, वैसे इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहां से आएगा, पब्लिक से आएगा, बिकॉज सारा पैसा किसके पास है, पब्लिक के पास है। क्लियर, सरकार के पास थोड़ी ना कोई पैसा, सरकार के पास पब्लिक का पैसा जो सरकार यूज करता है। हम लोग टैक्सेस पे करते हैं बोल के इतना अच्छा स्ट्रीट्स हम लोग को मिलता है या स्ट्रीट लाइट्स मिल रहा है, ये हम हमारा ही पैसा का है। बट इसमें हमको कोई डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है। टैक्सेस हम लोग पे करते हैं फॉर द सोसाइटी एज अ होल, जनरल पब्लिक के लिए, इसमें हमको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर हमने टैक्सेस पे किया तो सरकार ने सिर्फ मेरे लिए कुछ नहीं किया है, सबके लिए सब कुछ किया है। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट है टैक्स का। तो सेस का कलेक्शन फर्स्ट टाइम कब हुआ था, एट द टाइम ऑफ कारगिल वॉर। तो उसमें तो क्या लिखा है, इट इज अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन विच इज यूटिलाइज फॉर द पर्पज बाय द नेम इट इज कलेक्टेड। तो तीन तरह का हमने सीखा, एक होता है टैक्सेशन में, एक होता है टैक्स, एक होता है ड्यूटी और एक होता है सेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हेडिंग दो दो कॉपी के बीच में लिखो टैक्स और उससे दो एरो निकालेंगे। टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक में लिख दो डायरेक्ट टैक्स, दूसरे में लिख दो इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। पहले हम लोग थोड़ा सा मीनिंग लिख लेते हैं, फिर हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। लिखो, डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स where incidence एंड इम्पैक्ट, दो वर्ड है, एक वर्ड है इंसिडेंस एंड एक वर्ड है इम्पैक्ट, फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। तो डायरेक्ट टैक्स एक तरह का टैक्स है जहां पे इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों सेम पर्सन के ऊपर आता है। नाउ इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट का मतलब क्या है, जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को भी लिख लो, ये पहले एग्जांपल लिख लेते हैं फिर इनडायरेक्ट टैक्स लिख लेंगे। जैसे मान लो फिर से एक बार हम लोग सलमान खान को लेके आते हैं, ये हम लोग का सलमान खान है, ये भी बहुत टेंशन में है, पता नहीं क्या होगा इसके साथ, ठीक है, ये बहुत ज्यादा टेंशन में है अभी, ठीक है, इसको समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो सलमान खान तो ऐसे ही टेंशन में था, ठीक है, और हुआ क्या कि इसको पता चला कि इसको टैक्सेस भी पे करना है, ठीक है, इसका टेंशन और बढ़ गया। हाँ, अरे फोकस करो, ध्यान दो। तो सलमान खान बहुत टेंशन में था, ठीक है। अब सोचो सलमान खान का इनकम कितना ज्यादा होगा, तो इसको फिर याद आया कि इसको टैक्सेस भी पे करना है, यहाँ पे मान लो हम लोग का गवर्नमेंट है ये। तो सलमान खान का जो भी इनकम था, अपना इनकम पे देखो हम लोग टैक्सेस पे कैसे करते हैं, पहले हम लोग पूरा साल इनकम अर्न करते हैं
उस इनकम का हम लोग पूरा डिटेल सरकार को सबमिट करते हैं। अब तुमको समझ में आ ही रहा होगा कितने लोग कितना डिटेल सबमिट करते होंगे। अगर तुमको ही बोला जाए अपना इनकम का डिटेल सबमिट करने के लिए तो तुम कितना डिटेल सबमिट करोगे, इससे तुम समझ जाओ कि सलमान खान ने भी कितना डिटेल सबमिट किया होगा, है ना। जो व्हाइट मनी होता है, मतलब जो बैंक ट्रांजैक्शन होता है, उसको तो हम नहीं छिपा सकते, बट जो अंडर द टेबल होता है, जो बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू नहीं होता है, लिक्विड कैश होता है, उसको हम लोग छिपा लेते हैं। तो सलमान खान ने भी अपना पहले इनकम का डिटेल सबमिट किया होगा, किसको, सरकार को। कैसे सबमिट करते हैं, ई मोड के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, ठीक है। हम लोग अपना इनकम का डिटेल सबमिट करते हैं सरकार को, इसी को हम लोग बोलते हैं आईटीआर फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपना इनकम का डिटेल सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को। क्लियर। और साथ में हम लोग थोड़ा टैक्सेस पे करके भी देते हैं, जो हमारे हिसाब से टैक्स बनता है। हम लोग अपना इनकम भी बताएंगे सरकार को और साथ में टैक्सेस भी पे करके देंगे। इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, खुद से असेसमेंट करना। सलमान खान ने खुद से, मतलब इसने अपना कोई आदमी रखा होगा, ऑब्वियस बात है, सीए इसका काम करेगा। तो सलमान खान ने अपना टैक्सेस का जो भी लायबिलिटी बनता था या जो भी इनका इनकम था, उसका पूरा रिटर्न सबमिट किया, किसको, गवर्नमेंट को, टैक्सेस पे किया, ठीक है। तो सलमान खान ने मान लो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे किया और गवर्नमेंट कुछ बोला भी नहीं, मतलब सलमान खान जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। तो मान लो सलमान खान ने 2 करोड़ रुपया टैक्स पे किया, ठीक है, अपना इनकम के ऊपर 2 करोड़ का टैक्स पे किया। ये उसका इनकम नहीं बता रहे, उसका टैक्स बता रहे हैं, 2 करोड़ रुपया, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा ही है। इतना टैक्सेस पे करने के लिए तब तो इनकम बहुत ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा कम कर देते हैं, सपोज इसको 50 लाख कर देते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा है। चलो सलमान खान है तो इतना कर ही सकता है, वो सलमान खान है, ठीक है। 50 लाख का टैक्स पे करना, मतलब इनकम सोच रहे हो कितना ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो 50 लाख का सलमान खान ने टैक्स पे किया, बीच में कोई था, कोई नहीं था। इनकम किसका, सलमान खान का, सल्लू भाई का इनकम था, ठीक है। तो इंसिडेंस मतलब टैक्स पे करने का ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी किसका था, सलमान खान का। नॉट इवन हिज फादर, उसके बदले उसका पापा भी टैक्स पे नहीं कर सकते, बिकॉज सलमान खान का इनकम उसका खुद का है, तो अपना इनकम पे टैक्स पे करने का जिम्मेदारी उसका खुद का है। तो इंसिडेंस किसके ऊपर था, सलमान खान के ऊपर। और टैक्स देने के बाद दुख भी किसको हुआ, रोने लग गया बेचारा इतना टैक्स देने के बाद, ठीक है। इंपैक्ट कौन हुआ, रिजल्ट, मतलब इंपैक्ट समझ में आ रहा है। जैसे रिजल्ट निकलते तो तुम्हारे ऊपर 2 दिन इंपैक्ट रहता है, फिर तीसरे दिन तुम फिर नॉर्मल हो जाते हो। 2 दिन का इंपैक्ट रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर रिजल्ट निकलते ही। ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर 2 दिन बाद फिर नॉर्मल हो जाते हो। तो इंपैक्ट में समझ में आ रहा है, प्रभाव। तो सलमान खान को ही इंपैक्ट हुआ, तो तुम देखो इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, मतलब जिसको इंजेक्शन लगा दर्द भी उसी को हुआ। टैक्स का इंजेक्शन लगा किसको, मतलब टैक्स पे करने का जिम्मेदारी किसका था, सलमान खान का, और दर्द भी इसी को हो रहा है। तो इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में समझते हैं, लिखो पहले। इनडायरेक्ट टैक्स is the tax where incidence and impact falls on different person, लिखो falls on डिफरेंट पर्सन। यहां सेम पर्सन, वहां डिफरेंट पर्सन। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज आरजीएस, ये हम लोग का क्लास में आरजीएस एक तो स्टूडेंट है, ठीक है, उसका बर्थडे था, आरजीएस है, और उसका हैप्पी बर्थडे टू यू था, हैप्पी बर्थडे टू यू। आरजीएस तुम्हारा हैप्पी बर्थडे टू यू कब है, 19th November was a very big day for India in the last year। 19 नवंबर 2023 इंडिया का फाइनल था, ठीक है, संडे का दिन था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, छठ पूजा भी था उस दिन, हाँ परफेक्ट, बिग डे, इट वाज अ बिग डे। तो
ध्यान दो, आरजेस तुम्हारा बर्थडे था, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे टू यू था, ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू, HBTY। आरजेस क्या किया, अपना सारा फ्रेंड्स लोग को होटल में लेके गया खाना खिलाने के लिए, ठीक है, और फूड बिल मान लो आ गया 3,000 रुपया। तो समझो फूड बिल आ गया 3,000 रुपया। आरजेस ने हमको भी इनवाइट किया था, बट उस टाइम पे हम कोलकाता में थे नहीं, तो हम जा नहीं पाए, ठीक है, लाइक 22 नवंबर हमको थोड़ा बाहर जाना है, तो 19 नवंबर तो पॉसिबल नहीं है। फूड बिल चलो 3,000 रुपया आ गया। अब इस पे तुम समझो जीएसटी भी लगेगा 5%। ना फूड बिल 3,000 का है, जीएसटी 5% लगा, मतलब 150 रुपया, तो टोटल बिल अमाउंट आया 3,150। अब यहाँ पे है, मान लो होटल वाला है, ठीक है, ये होटेलियर को यहाँ बना देते हैं हम लोग। देखो तो पिक्चर में आ रहा है कि नहीं होटल वाला, ये होटेलियर है हम लोग का, ठीक है, होटेलियर मतलब जिसका होटल है, जो रेस्टोरेंट का ओनर है, उसको होटेलियर कहते हैं। तो आरजेएस ने क्या किया, ये 3,150 रुपया होटेलियर को दे दिया, ठीक है। होटेलियर क्या करेगा, 3,150 रुपया में से 3,000 रुपया अपना एक पॉकेट में रख लेगा, किसी को नहीं देगा, वो उसका खुद का है, और 150 रुपया होटेलियर क्या करेगा, सरकार को पे कर देगा, ठीक है। 150 रुपया होटेलियर सरकार को पे कर देगा। तो तुम देखो यहां पे आरजेश को बहुत दुख हुआ, ये टैक्सेस पे करने के बाद उसको बहुत दुख हुआ, उसका हैप्पी बर्थडे टू यू जो था वो थोड़ा सैड हो गया, क्योंकि उसको 150 रुपया जीएसटी लग गया, है कि नहीं। आरजेश तुम्हारा हैप्पी बर्थडे टू यू जो था 150 रुपया से थोड़ा सैड हो गया, है कि नहीं। जितना दुख उसको फूड बिल का नहीं हुआ, देखो फूड बिल तो हम लोग खाए खुद पे मतलब खर्चा किए, बट ये 150 रुपया जीएसटी जो लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है देने में। तो तुम देखो इम्पैक्ट पड़ा तुमको, आरजेस जीएसटी का इम्पैक्ट तुमको पड़ा था, है कि तुमको दुख हुआ था, क्लियर। बट लाइबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट, सरकार तक ये पैसा पहुंचाने का जो लाइबिलिटी था, जिम्मेदारी था, ऑब्लिगेशन था, वो आरजेएस का नहीं था, वो होटेलियर का था। अगर टाइम पे सरकार तक पैसा नहीं पहुंचा तो सरकार किसको पकड़ेगा, होटल वालों को पकड़ेगा। तो तुम देखो यहां पे इंसिडेंस, दैट इज लाइबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट लाइज ऑन होटेलियर एंड इंपैक्ट लाइज ऑन द कस्टमर। मतलब यहां पे इंसिडेंस एंड इंपैक्ट लाइज ऑन टू डिफरेंट पर्सन, और यहां पे इंसिडेंस एंड इंपैक्ट लाइज ऑन द सेम पर्सन। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट सेम पर्सन पे आता है, whereas in case of indirect tax incidence and impact lies on two different person, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल लिख लो, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल लिखो इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल लिखेंगे इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल लिखो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी, कॉमा कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा, जीएसटी कॉमा कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा, जीएसटी कॉमा कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमने सीख लिया दो तरह का टैक्सेस। हमारा सिलेबस में अभी सिर्फ डायरेक्ट टैक्स हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग कॉपी में लिखेंगे, लिखो पॉइंट नंबर 1, या फिर बुलेट देके लिखो, इनकम टैक्स इज गवर्न्ड बाय, income tax is governed by the income tax act, एक्ट का ए हमेशा कैपिटल, 1961। इनकम टैक्स इज गवर्न्ड बाय, मतलब ये किसके द्वारा चलता है इनकम टैक्स, इसका रूल्स रेगुलेशन कानून सब कहां लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, which was levied and enacted
मतलब जो लागू किया गया था, और एनेक्टेड मतलब जो काम में आ गया, जो जो शुरू हो गया, ठीक है। एनेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1962। तो देखो इनकम टैक्स एक्ट बना कब, 1961 में, बट ये लागू कब से हुआ, 1 अप्रैल 1962 से, ठीक है। दूसरा बात लिखो, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। मतलब इनकम टैक्स एक्ट ऑल ओवर इंडिया, सबके लिए नियम कानून सेम है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमने स्पेसिफिकली इसके ऊपर क्यों फोकस किया है, इसका रीजन ये है कि आर्टिकल 370 अमेंड हो गया है। बहुत लोग कहते हैं आर्टिकल 370 हट गया, आर्टिकल 370 हटा ही नहीं है, वो अमेंड हुआ है। दोनों में डिफरेंस है। 370 हट गया मतलब आर्टिकल 370 अब नहीं रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 370 है, उसको अमेंड कर दिया गया है, मतलब उसमें चेंज लाया गया है, परिवर्तन लाया गया है। तो आर्टिकल 370 पहले भी था और अभी भी है। अब तुम बोलोगे कि सर वो कश्मीर फाइल्स भूमि में लिखा हुआ था आर्टिकल 370 हटाओ, तो हटाओ मतलब उसमें जो पुराना बात लिखा है उसको हटाओ और उसको चेंज लाओ, एडिट करो उसको। तो आर्टिकल 370 हटा नहीं है, ठीक है, वो अमेंड हुआ है। क्लियर। तो उसके अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, बहुत सारा ऐसा कानून था, लॉ था, जो पहले प्रीवियसली जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था। जैसे हमारे इंडिया पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था, ऑल ओवर इंडिया में सबको सर्विस टैक्स देता था, बट जम्मू एंड कश्मीर में लोग सर्विस टैक्स नहीं देते थे, वहां पे एप्लीकेबल नहीं था। ऑल ओवर इंडिया में सबको इनकम टैक्स देता था, बट जम्मू एंड कश्मीर के लोग इनकम टैक्स नहीं देते थे। तो अब क्या है, आर्टिकल 370 के अमेंड होने के बाद ये जो एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल है, इसलिए लिखेंगे इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इट इज एन एनुअल टैक्स। एनुअल टैक्स का मतलब ये साल में एक बार लगता है, हर महीना महीना इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। इट इज एन एनुअल टैक्स which is levied on annual income। मतलब ये एक एनुअल टैक्स है जो एनुअल इनकम के ऊपर लगता है, मतलब पूरा साल का जो हमारा इनकम होगा उसके ऊपर हमको एनुअल टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसा बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन होता है, गलत धारणा होता है कि हर महीना महीना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, साल में टैक्स एक ही बार देना और एनुअल इनकम के ऊपर देना है, ठीक है। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द रेट ऑफ taxes are of two types। The rate of taxes are of two types। एक में लिखेंगे नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, एरो देके लिखेंगे प्रेस्क्राइब्ड बाय द फिनेंस एक्ट, एनुअल फिनेंस एक्ट। अब देखो ये क्या चीज है, हम लोग को पता है कि हमारा जो इंडिया जो गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है, इसमें जनरली फर्स्ट वीक ऑफ फेब, ठीक है, बजट आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ फेब में मोर और लेस उसके आसपास में बजट, जनरली फर्स्ट डे ऑफ फेब को बजट डे कहा जाता है। कभी कभी देरी हो जाता है एक दो दिन, कभी कभी टाइम पे जाता है। तो हर साल जनरली बजट कब आता है, फरवरी मंथ में,
बट जो इलेक्शन वाला ईयर होता है, जैसे देखो इस साल इलेक्शन वाला ईयर था, 2024 में नया प्राइम मिनिस्टर का नया जो गठन हुआ है ना, तो प्राइम मिनिस्टर का जब इलेक्शन होता है तो जो इलेक्शन वाला ईयर होता है उसमें बजट देरी से आता है, पोस्ट इलेक्शन, क्योंकि नया सरकार आएगा। तो बजट अगर हम फरवरी में ला देंगे तो फिर 2 महीने बाद नया सरकार आएगा, फिर चेंज होगा। इसलिए जो इलेक्शन वाला ईयर होता है, हर 5वें साल जो बजट आएगा वो थोड़ा देरी से आता है। देखो इस साल जो बजट आया था वो अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से जुलाई महीना में आया था, इन द मंथ ऑफ जुलाई, क्लियर। लेकिन नेक्स्ट ईयर बजट फिर कब आएगा? फरवरी में। तो बजट में क्या होता है ना, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होगा, जो अभी करंटली कौन है? निर्मला सीतारमन, डॉक्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्हीं के हाथ में है। तो वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि इस साल फाइनेंस एक्ट, हर साल एक नया फाइनेंस एक्ट बनता है, ठीक है। फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स बताया जाता है कि इस साल टैक्स में क्या क्या चेंजेस किया गया। सबको इंटरेस्टेड रहता है जानने के लिए इस साल टैक्स में क्या होने वाला है, सरकार हमको कितना छूट देगा, कितना रिलीफ देगा, ठीक है। फिर कुछ लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कुछ लोग को अच्छा लगता है ना। हम हमेशा सब कुछ करते हैं, कुछ लोग को मेरा खराब लगता है। जो फिक्स होता है वो टाइप करता है नॉर्मल रेट, नॉर्मल टैक्स नॉर्मल इनकम ऊपर लगा है, नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल इनकम करता है। दो इनको छोड़ के बाकी सब नॉर्मल इनकम है। जैसे स्पेशल इनकम का बात करते हैं, एक होता है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मतलब विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, तुमने लॉटरी से पैसा जीता, डियर लॉटरी, तुमने 1 करोड़ रुपया जीत लिया, ठीक है, कैजुअल इनकम। क्रॉसवर्ड पजल्स, गैम्बलिंग, बेटिंग, तुमने इन सब से पैसा जीता है, इसको बोलते हैं कैजुअल इनकम। गैम्बलिंग समझ में आता है, बेटिंग समझ में आता है, हॉर्स रेसेस, कैजुअल इनकम। इसके अलावा तुमको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, इतना समझो कोई गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट और गेन इज नॉट सिनोनिमस, डिफरेंस है, बट अभी क्योंकि हम लोग बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं तो तुम इतना समझो तुमको एक गेन हुआ है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो ये सब स्पेशल इनकम है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम को छोड़ के बाकी जितना भी इनकम होता है वो नॉर्मल इनकम होता है। नॉर्मल इनकम पे नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगता है, जो कौन प्रिस्क्राइब करता है? एनुअल फाइनेंस एक्ट, हर साल। फिर एक होता है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। ऑब्वियस सा बात है, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स किस पे लगेगा? स्पेशल इनकम के ऊपर, ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड बाय द, मतलब कौन बताता है इसके बारे में? इनकम टैक्स एक्ट। ये बात एक्ट में ही लिखा हुआ है, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं बताता हर साल। तो दो तरह का रेट ऑफ टैक्सेस होता है, एक होता है नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स विच इज फाइनेंस बाय द, विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, और एक होता है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। ओ हम टैक्स लिखना ही भूल गए, ओके। इनकम टैक्स एक्ट, हमेशा याद रखना एक्ट का ए कैपिटल रहेगा, बिकॉज अगर हम एक्ट को ऐसे लिखते हैं ना, ये एक वर्ब होता है, ठीक है, तो हमेशा एक्ट का ए शुड बी कैपिटल। तो ये कुछ कुछ बात हम लोग लिख लिए। अब हम लोग लिखेंगे, कॉपी में लिखो, नेक्स्ट हेडिंग इनकम टैक्स। तो इनकम के ऊपर लगेगा, और इनकम 5 हेड्स में पाया जाता है। तो कॉपी में हेडिंग दे देंगे हेड्स ऑफ इनकम। ये सब बेसिक बेसिक बात है जो पहले हम लोग कॉपी में लिख लेंगे, फिर हम लोग बुक से पढ़ेंगे। हेडिंग दे दो हेड्स ऑफ इनकम, और कॉपी के बीच में हेडिंग देना, कॉपी के सेंटर में हेडिंग दे दो हेड्स ऑफ इनकम। नाउ हेड्स ऑफ इनकम में सबसे पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरीज, ये सबसे पहला हेड होता है, ठीक है। पहले हम सारा हेड्स ऑफ इनकम लिखा देते, फिर समझाएंगे होता क्या है। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। दूसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा होता है इनकम फ्रॉम
बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा हो जाएगा कैपिटल गेन्स, और लास्ट हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक चीज नोटिस करना, सब में वर्ड इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, क्योंकि देखो इनकम का मतलब हम लोग क्लास 11 में सीख गए थे। इनकम का नेचर क्या होता है? रेवेन्यू इन नेचर, मतलब रेकरिंग इन नेचर की नॉन रेकरिंग इन नेचर? रेकरिंग इन नेचर, रेवेन्यू रिसिप्ट। इनकम हमेशा होता है रेकरिंग इन नेचर। तो ये सब तुम देखो, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस प्रोफेशन का इनकम रेकरिंग इन नेचर है। अदर सोर्सेस का भी कुछ कुछ इनकम रेकरिंग इन नेचर। अभी हम बताएंगे क्या क्या किसमें किसमें क्या क्या आएगा। जैसे देखो सैलरीज, सैलरीज में सैलरीज का मतलब क्या होता है? जब भी, अभी ये कॉपी नहीं करना है, ये ध्यान से सुनना है, जब भी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, मतलब सोचो एक है एम्प्लॉयर जो अपना टर्म्स डिक्टेट करेगा, ऑर्डर देगा किसको? एम्प्लॉई को, और एक है एम्प्लॉई जो उसका ऑर्डर्स को फॉलो करेगा और उसको सर्विसेज देगा। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? टर्म्स डिक्टेट करेगा, काम बताएगा एम्प्लॉई को, एम्प्लॉय उस काम को सुनेगा, ठीक है, और बदले में अपना सर्विसेज देगा किसको? एम्प्लॉयर को। तो एम्प्लॉय देता है एम्प्लॉयर को सर्विसेज, एम्प्लॉय देता है एम्प्लॉयर को सर्विसेज, और उस सर्विसेज के बदले में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है सैलरीज, जो हो सकता है इन कैश और इन काइंड, मतलब नॉन कैश। जैसे रहने के लिए घर दिया है, घूमने के लिए, चढ़ने के लिए गाड़ी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सब भी सैलरीज का पार्ट में आ जाएगा। तो क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब एक होना चाहिए एम्प्लॉयर सुपीरियर पावर और एक होना चाहिए एम्प्लॉई सबऑर्डिनेट इंफीरियर पावर। अब तुम सोचो, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, क्या उनको सैलरी मिलता है? यस। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको भी सैलरी मिलता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को भी सैलरी मिलता है, ठीक है, जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको भी सैलरी मिलता है, जो वार्ड काउंसिलर्स होते हैं उनको भी सैलरी मिलता है, इन सबको सैलरी मिलता है। तो क्या उनका सैलरी को इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल करना चाहिए? नहीं। क्यों टैक्सेबल नहीं करेंगे? इसका देखो रीजन क्या है, वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जैसे हमारे बंगाल में चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? श्रीमती ममता बनर्जी, है ना? ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक। चलो कोई बात नहीं, अच्छा इस पे डिबेट है, फोकस करते, ध्यान दो। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो है, उनको भी सैलरी मिलता है, बट उनका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, कोई सुपीरियर पावर नहीं है। सब प्राइम मिनिस्टर तो है, ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, उनके पास बहुत सारा पावर्स है, बट कुछ कुछ पावर्स ऐसा होगा चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पास जो प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं होगा। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सबसे पावरफुल पर्सन कौन होता है किसी भी कंट्री में? द प्रेसिडेंट। अब टीवी में पूरा दिन मोदी जी को दिखाता रहता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बात सही है, लेकिन किताब में द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होता है, ठीक है, बट सारा पावर्स नहीं होता। अगर प्रेसिडेंट के पास सारा पावर्स आ जाएगा ना, तो किंगशिप आ जाएगा। समझ में आ रहा है? किंगशिप समझ में आता है? क्लियर? जो बोलेगा प्रेसिडेंट वही होगा। फिर तो वो नॉर्थ कोरिया, क्या नाम है? किम जोन राइट, किम जोंग यून, हम प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग तो इंडियंस है, तो किंगशिप आ जाएगा। इसलिए तुम देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान पावर्स तो दिया है मिनिस्टर्स को, बट कोई भी मिनिस्टर किसी के अंडर में नहीं आता, कोई भी चीफ मिनिस्टर किसी प्राइम मिनिस्टर के अंडर वर्क नहीं करता है, ठीक है, कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसी चीफ मिनिस्टर के अंडर में नहीं होता। हाँ, उसके अंडर में हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि वो उसको रिपोर्ट करेगा, कुछ मैटर्स में रिपोर्ट कर सकता है, बट वो उसका एम्प्लॉय नहीं है। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप।
इसलिए जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, मिनिस्टर्स का जो सैलरी होता है, चाहे वो एमएलए हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर वो एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, उनका सैलरी कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेस में। जिसका कोई नहीं है उसका अदर सोर्सेस है, ठीक है, नाम ही ऐसा है अदर सोर्सेस, मतलब रेसिडुअरी हेड, एक ऐसा हेड ऑफ इनकम जो रेसिडुअरी इन नेचर है, ठीक है, एक ऐसा हेड ऑफ इनकम जो रेसिडुअरी इन नेचर है। क्लियर? तो इनकम फ्रॉम सैलरीज। दूसरा हेड लिख लो, लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें बेसिकली क्या आता है? रेंटल इनकम। रेंटल इनकम समझ में आ रहा है? अगर हमारे पास मान लो कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, कोई गोडाउन है, जिसको हमने भाड़ा पे लगा दिया। क्लियर? मान लो किसी के पास 10 ठो घर है, तो एक घर में वो खुद रहेगा और 9 घर उसने भाड़ा पे लगा दिया, जिससे उसको मंथली इनकम आते रहता है। तो वो क्या माना जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सपोज हम लोग कोई बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो सामान बना के बेचता है। ट्रेडर कौन होता है? जो सामान खरीद के बेचता है, ठीक है। तो हम लोग का कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, या फिर हम लोग कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, जैसे डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, सिंगर, क्रिकेटर्स, ये लोग क्या है? प्रोफेशनल्स है। तो इनका क्या बनता है? इनकम फ्रॉम, इनका क्या होता है? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। कैपिटल गेन में क्या हो रहा है? देखो यहां पे सब जगह वर्ड इनकम 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 लिखा है, बिकॉज ये रेकरिंग इन नेचर है। सैलरी हर महीना मिलेगा, रेंटल इनकम हर महीना आएगा, बिजनेस से इनकम थोड़ा बहुत कम बेसी रोज आएगा, प्रोफेशन में भी इनकम रोज आएगा, ठीक है, रेकरिंग इन नेचर। बट कैपिटल गेन, हमारे पास एक कैपिटल एसेट था, उस कैपिटल एसेट को हमने ट्रांसफर कर दिया, मतलब अभी के लिए समझो बेच दिया, और बेच के हमको गेन हुआ है। तो ये बहुत रेयर हो सकता है, नॉन रेकरिंग इन नेचर, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल लेते, तुम्हारे घर पे एक ज्वेलरी था, ठीक है, उस ज्वेलरी को तुमने बेचा, तो ज्वेलरी कैपिटल एसेट है। और क्या क्या कैपिटल एसेट, वो चैप्टर में जब जाएंगे तब डिस्कस होगा। ज्वेलरी एक कैपिटल एसेट है, तुमने ज्वेलरी को बेचा, ज्वेलरी को बेच के तुमको गेन हुआ, तो क्या माना जाएगा? कैपिटल गेन। ये जो ज्वेलरी को बेच के गेन हो रहा है, क्या ये रेकरिंग इन नेचर है? नहीं, इसलिए सिर्फ कैपिटल गेन लिख रहे हैं, कैपिटलाइज रिसिप्ट। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होगा? जो इन चारों में नहीं आएगा, वो अपने आप इसमें कवर्ड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल केबीसी प्राइज मनी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स, गैम्बलिंग, बेटिंग, हॉर्स रेस, घोड़ा का रेस में पैसा लगाए हो, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। या फिर मान लो तुमने शेयर्स परचेज किया रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तुमको उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तुमने बैंक में एफडी करवाया है, उसके ऊपर तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तुमने किसी कंपनी का डिवेंचर परचेज किया, डिवेंचर के ऊपर तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम ट्यूशन क्लासेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। समझ में आ रहा है? ट्यूशन क्लास कंडक्ट करके तुम बच्चों से फीस ले रहे हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमने खाली जमीन को भाड़े पे लगा दिया, बिल्डिंग में अगर एक हाउस होगा उसको भाड़े पे लगाएंगे तब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। खाली जमीन था हमारे पास, हमने भाड़ा पे लगा दिया। खाली जमीन कैसे भाड़ा पे लगाएंगे? लोग अपना गाड़ी आके पार्किंग करते हैं हमारे यहाँ पे, तो हमने उनको बोला कि भाई गाड़ी पार्किंग करोगे तो पैसा देना पड़ेगा महीने का, और ठीक है महीने का 1000 रुपया दे देंगे, हर गाड़ी वाला दे देगा। तो वो क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम ये 5 हेड्स में ही मिलता है। दुनिया का कोई भी इनकम है वो इन 5 हेड्स में ही मिलेगा। क्लियर? पहला हेड क्या होता है? इनकम फ्रॉम सैलरीज। दूसरा हेड क्या होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड क्या होता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा हेड क्या होगा? कैपिटल गेन। एंड द लास्ट हेड इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर? तो हेड्स ऑफ इनकम तब क्लियर है। एक और छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम। ये सारा बात तुम्हारा किताब में लिखा हुआ है, पहले हम कॉपी में रनिंग नोट्स में लिखवा दे रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम, जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, हेड्स ऑफ इनकम 5 तो होता है, सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारा होता है। जैसे पेंशन इज अ सोर्स ऑफ इनकम। अगर एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो गया और एम्प्लॉय जिंदा है, जैसे वो आरडीएक्स बोलते थे ना, हम जिंदा है, अभी तो हम जिंदा है, वैसे मान लो एम्प्लॉय भी अगर जिंदा है, एम्प्लॉय के इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। तो पेंशन एक सोर्स इनकम है, पेंशन सोर्स इनकम किसमें आएगा? सैलरीज हेड में। तुमने सुना होगा एम्प्लॉयज को अलाउंसेस मिलता है, सुना है ये वर्ड? परक्विजिट्स मिलता है, अगर नहीं सुना तो हम लोग चैप्टर में जब जाएंगे तब समझ में आ जाएगा।
बेसिक सैलरी मिलता है उसको, डियरनेस अलाउंस मिलता है, कहीं ना कहीं इसको वर्ड सुना होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। दीज आर सोर्स ऑफ इनकम। तो किसमें आएगा, कौन सा हेड के अंदर, सैलरीज। तो क्या बड़ा होता है, हेड्स ऑफ इनकम की सोर्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम के अंदर बहुत सारा सोर्स ऑफ इनकम आ सकता है। जैसे हमने तुमको एग्जांपल दिया पेंशन, एम्प्लॉय के जिंदा रहने पर अगर एम्प्लॉय को पेंशन मिल रहा है तो इनकम फ्रॉम सैलरीज। एम्प्लॉय मर गया, उसके वाइफ को पेंशन मिल रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिकॉज वाइफ इज नॉट एन एम्प्लॉय और वो फैमिली पेंशन है जो किसी चारों में कवर्ड नहीं है। जो पहला चारों में नहीं है वो ऑटोमेटिक पांचवा में आ जाएगा। तो ऐसा करने से देखो दुनिया का कोई इनकम नहीं बचा जो 5 हेड में नहीं आएगा। तो इनकम कहां पाया जाता है, इस 5 हेड्स में, 5 हेड्स में। क्लियर, आज का डिस्कशन यहीं तक रोकेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्लास हम लोग बुक लेके आएंगे और बुक से ये सारा बात को कवर करके और कुछ कुछ बेसिक स्मॉल डेफिनेशन उसको कवर करके चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा।